हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैश हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैश के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैश के ऊपर कौन कौन चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए AEW डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैश का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैश के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैश की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई जहां पर एडम कोल ऑरेंज कैसिडी को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने के बाद ये मैच थोड़ा सा फनी मैच चला, पर जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर टेक्निकल रेसलिंग और बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर एडम कोल डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन जैसे इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया वैसे यहाँ पर यंग बक्स ऑरेंज कैसिडी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आगे, जिस बीच ऑरेंज कैसिडी ने ब्रैंडन कटलर के ऊपर अटैक भी किया। पर जैसा कि बेस्ट फ्रेंड्स ने कहा था कि अगर यंग बक्स इस मैच के अंदर इंटरफेयर करते हैं तो बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आकर यंग बक्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं, वैसे यहाँ पर आकर बेस्ट फ्रेंड्स ने यंग बक्स के ऊपर अटैक किया और इसके बाद हमें ऑरेंज कैसिडी और एडम कोल के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है जहाँ पर इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं, जिस बीच हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया क्लोज फॉल्स भी देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो फाइनली यहाँ पर एडम कोल ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर पैनामा सनराइज लगाया, पर फिर भी यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने किक आउट कर दिया और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी एडम कोल के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाने के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर बॉबी फिश आ गए और यहाँ पर आकर बॉबी फिश ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया और इसका फायदा उठाकर यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अनडिस्प्यूटेड एरा के दूसरे मेंबर यानी कि काइल ओराइली आ गए और यहाँ पर रेफरी के पीछे काइल ओराइली ने ऑरेंज कैसिडी ऊपर अटैक किया, जिसका फायदा उठाकर एडम कोल ने ऑरेंज कैसिडी ऊपर अपना फिनिशर लगाकर ऑरेंज कैसिडी को पिन कर ये मैच जीत लिया है। पर गाइस एडम कोल के मैच जीतने के बाद यहाँ पर काइल ओराइली ने रिंग के अंदर आकर ऑरेंज कैसिडी ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर एडम कोल ने काइल ओराइली को रोक लिया और ये प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि एडम कोल की WWE कंपनी छोड़ने से पहले हमें WWE कंपनी के अंदर काइल ओराइली और एडम कोल की एक बहुत ही बड़ा राइवलरी देखने को मिली थी, तो यहाँ पर डायरेक्टली इन दोनों को फ्रेंड्स की तरह देखना ऑकवर्ड होता। पर ऑरेंज कैसिडी ऊपर होता हुआ अटैक देखकर यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स आ गए और बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आते ही काइल ओराइली और एडम कोल ने मिलकर बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर रॉडी स्ट्रॉन्ग छोड़कर पूरी अनडिस्प्यूटेड एरा ने बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अटैक किया है और फाइनली यहाँ पर काइल ओराइली, बॉबी फिश और एडम कोल इन सभी को यहाँ पर अपर हैंड मिला। पर तभी यहाँ पर यंग बक्स आ गए और यहाँ पर आकर यंग बक्स ने एडम कोल से पूछा कि एडम कोल जिस क्रिसमस गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे तो क्या वो क्रिसमस गिफ्ट यही है, जिस पर एडम कोल ने हाँ कहा। पर यहाँ पर एडम कोल बीच में फंस चुके थे जहाँ पर एडम कोल को चूज करना था कि एडम कोल यंग बक्स के साथ जा सकते हैं या फिर बॉबी फिश या फिर काइल ओराइली के साथ। और यहाँ पर सरप्राइजिंग चीज ये हुई कि यहाँ पर एडम कोल काइल ओराइली और बॉबी फिश के साथ चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एडम कोल और यंग बक्स के बीच में क्या होता है, क्या हमें यंग बक्स और एडम कोल साथ मिलकर काम करते हुए दिखाई देते हैं या फिर एडम कोल यंग बक्स को छोड़कर बॉबी फिश या फिर काइल ओराइली के साथ जाते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, पर ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि काइल ओराइली का AEW कंपनी का डेब्यू आपको कैसा लगा। पर मेरे हिसाब से काइल ओराइली का AEW कंपनी का डेब्यू एक बहुत ही बढ़िया डेब्यू था और मैं आगे काइल ओराइली, एडम कोल और बॉबी फिश को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। और इसके बाद AEW ने अगले डायनामाइट शो और अगले रैम्पेज शो के लिए कुछ मैच एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से हैं जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जा रहे हैं तो ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन में डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि आपको AEW कंपनी का हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर पता चलती है। और अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। जो वीडियोस थोड़े फार पुराने हैं, इसलिए अगर आपको इस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। पर गाइस इसके बाद हमें डायमंड शो पर AEW की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला जहां पर हमें दिखाया गया कि कैसे हैंगमैन पेज और ब्रायन डेनियल्सन 1 घंटे के ड्रॉ मैच के अंदर AEW कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेसल कर रहे थे। पर इसके बाद टोनी शिवानी रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर आकर टोनी शिवानी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि हैंगमैन एडम पेज का इंटरव्यू ले रहे थे। और यहाँ पर टोनी शिवानी ने हैंगमैन एडम पेज से पूछा कि लास्ट वीक हैंगमैन एडम पेज का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच एक ड्रॉ के अंदर खत्म हुआ तो उसके ऊपर हैंगमैन एडम पेज का क्या कहना है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए हैंगमैन एडम पेज ने कहा कि आज तक जब भी कभी हैंगमैन पेज ने अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप उठाई है तब तक हैंगमैन पेज को ऐसा लगा कि हैंगमैन पेज एक वर्ल्ड चैंपियन है। लेकिन जब लास्ट वीक हैंगमैन पेज का मैच ड्रॉ होने के बाद हैंगमैन पेज को वर्ल्ड चैंपियनशिप दी गई तो वहां पर वर्ल्ड चैंपियनशिप उठाते समय हैंगमैन पेज को ऐसा लग रहा था कि हैंगमैन पेज खुद से काफी डिसअपॉइंट है क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच खत्म नहीं कर पाए। और हैंगमैन पेज यहाँ पर ये बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए ब्रायन डेनियल्सन ने कहा कि करंटली हैंगमैन पेज AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है और चैंपियनशिप हैंगमैन पेज के शोल्डर के ऊपर है, पर फिर भी हैंगमैन एडम पेज डिसअपॉइंट है। जिसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर ब्रायन जाना चाहते थे क्योंकि ब्रायन का कहना था कि ब्रायन ने 60 मिनट तक हैंगमैन एडम पेज को मारा है और अगर कोई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना डिजर्व करता है तो ब्रायन डेनियल्सन है। पर ब्रायन डेनियल्सन यहाँ पर हैंगमैन पेज की तरह रोने के लिए नहीं आए। ब्रायन डेनियल्सन यहाँ पर हैंगमैन पेज को बताने के लिए आए हैं कि ब्रायन डेनियल्सन ने हैंगमैन पेज से अपना रीमैच डिमांड किया है और ब्रायन डेनियल्सन को हैंगमैन पेज के खिलाफ एक रीमैच मिल चुका है। पर फिर एक बार यहाँ पर
पर हैंगमैन पेज 60 मिनट तक मार खाते हैं तो यहाँ पर ब्रायन डेनिसन और हैंगमैन पेज के मैच का रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसलिए ब्रायन डेनिसन ने अपने रिमैच के लिए जजेस बुलाए हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच ड्रॉ के अंदर खत्म होता है तो वो डिसाइड करेंगे कि करंट वर्ल्ड चैंपियन कौन है। जो बात यहाँ पर ब्रायन डेनिसन ने कही। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए हैंगमैन एडम पेज ने कहा कि हैंगमैन एडम पेज इस वीक डायमंड शो पर एक मैच हासिल करने के लिए आए थे, पर रियलिटी ये है कि लास्ट वीक हैंगमैन एडम पेज को सिर्फ 3 सेकंड मिलते तो हैंगमैन एडम पेज ब्रायन को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हरा देते। पर फिर एक बार ब्रायन की कंडीशन के ऊपर हैंगमैन पेज अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए मान चुके हैं। और यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज ने कहा कि ब्रायन सिर्फ एक ही चीज ना करे कि अपने मैच से पहले जजेस को पैसे खिलाए, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे ब्रायन डेनिसन एवरी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हैं। पर हैंगमैन पेज को ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैंगमैन पेज को उनके करियर के अंदर किसी ने भी ये नहीं कहा कि हैंगमैन पेज एक B+ प्लेयर है। जो बातें कहकर यहाँ पर हैंगमैन पेज ने ब्रायन की इंसल्ट कर दी, जिससे फाइनली यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज ने ब्रायन डेनिसन का रीमैच एक्सेप्ट कर लिया है। और अब इस बार भी इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 60 मिनट का टाइम लिमिट मैच होगा। पर अगर इस बार ये मैच ड्रॉ होता है तो यहाँ पर इस मैच का विनर डिसाइड करने के लिए जजेस होने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि इस बार हैंगमैन एडम पेज और ब्रायन डेनिसन के बीच में मैच कैसा होता है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर पिनिकल का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए एमजेएफ कह रहे थे कि लास्ट वीक शॉन स्पेस ने एमजेएफ का काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखा। लेकिन जहां तक बात है वार्डलो की, तो लास्ट वीक एमजेएफ ने वार्डलो से कहा था कि वार्डलो एमजेएफ का मैच खत्म होने के बाद वहां पर सेलिब्रेशन के लिए आए, पर वार्डलो वहां पर नहीं आए, जबकि एमजेएफ वहां पर मार खा रहे थे। इसलिए यहाँ पर एमजेएफ वार्डलो से जानना चाहते थे कि एमजेएफ वार्डलो को प्रोटेक्ट करने के पैसे देते हैं ना, जिससे कि एमजेएफ ने फिर एक बार यहाँ पर वार्डलो की इंसल्ट कर दी है। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए एमजेएफ ने सीएम पंक से कहा कि इस सब के बीच में रियल में फॉल्ट सीएम पंक का है, क्योंकि पिनिकल एक फैमिली है और सीएम पंक के पास खुद की फैमिली नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डार्बी एलिन और स्टिंग के पास नहीं है। और जब भी कभी सीएम पंक को चांस मिलता है तब सीएम पंक सभी चीज अपने हिसाब से करने के लिए जाते हैं। और माना कि इस बार सीएम पंक, डार्बी एलिन और स्टिंग एक साथ आए हैं, लेकिन इन्हें एक फैमिली की तरह रहना नहीं आता, जिसका मतलब कि एफटीआर और एमजेएफ अपना मैच जीतने वाले हैं। जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने कही। और यहाँ पर एफटीआर के डैक्स हार्वुड ने बात करते हुए कहा कि एफटीआर की सीएम पंक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीएम पंक ने डैक्स हार्वुड की फैमिली की इंसल्ट की है और डैक्स हार्वुड अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो बात यहाँ पर डैक्स हार्वुड ने कही। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर वार्डलो एक्शन के अंदर देखने को मिले, जहां पर वार्डलो कैप्टन शॉन डीन को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस वार्डलो के हर एक मैच की तरह ही ये मैच स्टार्ट होने के बाद वार्डलो ने इस मैच के अंदर कैप्टन शॉन डीन के ऊपर लगातार 4 पावर बम्स लगाए और यहाँ पर कैप्टन शॉन डीन को पिन कर वार्डलो ने मैच जीत लिया है। और मैच की तरह यहाँ पर वार्डलो के मैच जीतने के बाद शॉन स्पेस ने यहाँ पर आकर स्टील चेयर से कैप्टन शॉन डीन के ऊपर अटैक किया, जो देखकर वार्डलो फिर एक बार गुस्सा थे और इस बार वार्डलो शॉन स्पेस को अकेले छोड़कर यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे वार्डलो और शॉन स्पेस के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर TNT चैंपियनशिप के लिए सैमी गवेरा और कोडी रोड्स के बीच में एक हाइप वीडियो देखने को मिला। और यहाँ पर बात करते हुए सैमी गवेरा ने कहा कि सैमी गवेरा का AEW कंपनी अंदर फर्स्ट मैच कोडी रोड्स के खिलाफ था और तब सैमी गवेरा टॉप लेवल के ऊपर नहीं थे, लेकिन आज सैमी गवेरा कोडी रोड्स के लेवल के ऊपर है और अब सैमी गवेरा कोडी रोड्स को हराकर कोडी रोड्स अगले लेवल के ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए कोडी रोड्स ने कहा कि कोडी फर्स्ट एवर TNT चैंपियन थे, इसीलिए बेस्ट TNT चैंपियन कैसे बनते हैं कोडी को पता है और इसी वजह से कोडी रोड्स दोबारा से TNT चैंपियन बनने वाले हैं। जो बात यहाँ पर कोडी रोड्स ने कही। तो देखना पड़ेगा कि जब इन दोनों के बीच में TNT चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें डैन लैम्बर्ट एक प्रोमो कट करते हुए दिखाई दिए, जहां पर बात करते हुए डैन लैम्बर्ट ने कहा कि मैन ऑफ द ईयर को AEW कंपनी अंदर उस तरह की ट्रीटमेंट नहीं मिलती जिस तरह की ट्रीटमेंट मैन ऑफ द ईयर डिजर्व करते हैं। लेकिन इस सब के बाद यहाँ पर डैन लैम्बर्ट मेक श्योर करने वाले हैं कि सैमी गवेरा और कोडी रोड्स के बीच में TNT चैंपियनशिप के मैच के अंदर TNT चैंपियन कोई भी रहे। पर इसके बाद TNT चैंपियनशिप के लिए अगले चैलेंजर कोई और नहीं बल्कि स्कॉर्पियोस का या फिर ईथन पेज होने वाले हैं, क्योंकि TNT चैंपियनशिप अमेरिकन टॉप टीम के पास लाने वाले हैं। जो बात यहाँ पर डैन लैम्बर्ट ने कही। तो देखना पड़ेगा कि कोडी रोड्स और सैमी गवेरा के TNT चैंपियनशिप मैच के बाद यहाँ पर किसको TNT चैंपियनशिप के लिए मौका मिलता है, स्कॉर्पियोस का को या फिर ईथन पेज को। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर डॉक्टर ब्रिट बेकर का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर टोनी शिवानी ने डॉक्टर ब्रिट बेकर से पूछा कि टोनी शिवानी रिहो के खिलाफ अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए रेडी है या नहीं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए ब्रिट बेकर ने कहा कि ब्रिट बेकर रिहो से बड़ी है, ब्रिट बेकर रिहो से ताकतवर है और उनके पास जिम हेटर भी है, इसीलिए रिहो ब्रिट बेकर को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आसानी से हरा सकते हैं। जिस पर टोनी शिवानी ने कहा कि जिम हेटर भी रिहो के खिलाफ हार चुके हैं, जिस पर गुस्सा होकर ब्रिट बेकर ने कहा कि अगर टोनी शिवानी यहाँ पर पास लाना चाहते हैं तो ब्रिट बेकर यहाँ पर टोनी शिवानी को बताना चाहते हैं कि पूरा साल 2021 डॉक्टर ब्रिट बेकर का था, जो कि डॉक्टर ब्रिट बेकर का एरा था और ये एरा आगे भी कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि रिहो जिस सुपरस्टार डॉक्टर ब्रिट बेकर को उनकी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नहीं हरा सकती। जो बात यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर ओवेन हार्ट के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें दिखाया गया कि ओवेन हार्ट कितने अच्छे रेसलर थे। और यहाँ पर बात करते हुए बाकी सुपरस्टार्स ने कहा कि वो ओवेन हार्ट कप जीतकर ओवेन हार्ट की लेगेसी और भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि ओवेन हार्ट कप के लिए कौन कौन सुपरस्टार क्वालिफाई होते हैं और कौन सा सुपरस्टार बनता है फर्स्ट एवर ओवेन हार्ट कप विनर। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से नायला रोज रूबी सोहो को फेस करती हुई दिखाई दी, जो कि TBS विमेंस चैंपियनशिप का सेमीफाइनल्स मैच था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने से पहले नायला रोज ने रूबी सोहो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर नायला रोज किसी भी तरीके से ये मैच जीतने के लिए आई थी, इसलिए नायला रोज ने इस मैच के अंदर रूबी सोहो पर रूथलेसली अटैक किया और नायला रोज बार बार रूबी सोहो के हाथ को टारगेट कर रही थी। पर बहुत देर तक मार खाने के बाद फाइनली रूबी सोहो ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और यहाँ पर रूबी सोहो ने नायला रोज के ऊपर एक सबमिशन मूव यानी कि ड्रैगन स्लीपर लगाया था, जो देखकर विकी गुरेरो ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने का ट्राई किया, लेकिन रूबी सोहो ने विकी गुरेरो के ऊपर अपना फिनिशर लगाया। पर इसी बीच नायला रोज ने रूबी सोहो के ऊपर अपना फिनिशर बेस बॉम्ब लगाया, पर फिर भी किस तरीके से रूबी सोहो किक आउट कर पाई, जो देखकर जब नायला रोज रूबी सोहो के ऊपर टॉप रोप से अपना फिनिशर यानी
मारने की 20 बॉम्ब लगाने के लिए जा रही थी, तब रूबी सोहो ने नाया रोज के ऊपर अपना फिनिशर डेस्टिनेशन किक लगाया और यहाँ पर नाया रोज को पिन करके रूबी सोहो ने ये मैच जीत लिया है, जो कि एक सरप्राइजिंग रिजल्ट था। लेकिन गाइस आप मान सकते हैं कि रूबी सोहो एडब्ल्यू कंपनी के टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर पहुंच चुकी है और जो कोई सुपरस्टार थंडर रोजा और जेट कारगिल मैच के अंदर जीतेगा वो आगे चलकर रूबी सोहो से फर्स्ट एवर टीबीएस चैंपियन बनने के लिए फाइट करेगा। तो देखना पड़ेगा कि वो सुपरस्टार कौन होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर हिकारू शिडा और सेरेना डेप के मैच के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए सेरेना डेप ने कहा कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर हिकारू शिडा ने सेरेना डेप को चीटिंग कर हराया है, जबकि हम सब जानते हैं कि सेरेना डेप चीटिंग करने के लिए जा रही थी और उनका ये दाव उन पर भारी पड़ चुका था। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए सेरेना डेप ने कहा कि हिकारू शिडा ने चीटिंग की है और हिकारू शिडा कभी भी क्लीन मैच नहीं जीत सकती, इसलिए सेरेना डेप ने फिर एक बार यहाँ पर हिकारू शिडा को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जबकि अब तक इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में 3 मैचेस हो चुके हैं। पर अगर हिकारू शिडा इस मैच के लिए मानती है तो देखना पड़ेगा कि हमें आगे चलकर हिकारू शिडा और सेरेना डेप के बीच में कितने मैचेस देखने को मिलते हैं और इनमें से कितने मैचेस कौन सा सुपरस्टार जीतता है। पर इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर इसके बाद हमें डायनामाइट स्पेशल हॉलिडे बैश के ऊपर मैलिका ब्लैक ग्रिफ गैरिसन को फेस करते हुए दिखाई दी और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही मैलिका ब्लैक के ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए ग्रिफ गैरिसन मैलिका ब्लैक की तरफ भागते हुए गए, पर मैलिका ब्लैक ने ग्रिफ गैरिसन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और यहाँ पर मैलिका ब्लैक ग्रिफ गैरिसन के ऊपर काफी खतरनाक स्ट्राइक्स कर रहे थे, जो देखकर इनसाइड पर खड़े हुए ब्रायन पिलमन जूनियर वरीड थे और देखकर ब्रायन पिलमन जूनियर मैलिका ब्लैक के ऊपर अटैक करने के लिए गए और इसी का फायदा उठाकर ग्रिफ गैरिसन ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और ग्रिफ गैरिसन मैलिका ब्लैक के ऊपर अटैक करने लगे। पर ये ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि रिंग के अंदर जाने के बाद मैलिका ब्लैक ने ग्रिफ गैरिसन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक किया और फाइनली यहाँ पर मैलिका ब्लैक ग्रिफ गैरिसन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर ग्रिफ गैरिसन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के बजाय मैलिका ब्लैक ने यहाँ पर ग्रिफ गैरिसन के ऊपर एक सबमिशन मूव लगाया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे मैलिका ब्लैक ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर मैलिका ब्लैक ग्रिफ गैरिसन को नहीं छोड़ रहे थे, जो देखकर ब्रायन पिलमन जूनियर ग्रिफ गैरिसन को बचाने के लिए रिंग के अंदर आ गए और ब्रायन पिलमन जूनियर ने मैलिका ब्लैक को यहाँ से ढकेल दिया, पर गुस्से में मैलिका ब्लैक ने ब्रायन पिलमन जूनियर के ऊपर अपना फिनिशर लगाया। तो अब देखना पड़ेगा क्या क्या वास्टी ब्लॉन्ड्स और मैलिका ब्लैक के बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि जुरासिक एक्सप्रेस एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर है, लेकिन अगर जंगल बॉय इंजर्ड होते हैं तो जुरासिक एक्सप्रेस का नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट छिन जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैट हार्डी चाहते हैं कि आइजिया कैसिडी और जंगल बॉय के बीच में 1-on-1 मैच हो जाए, जिस मैच के अंदर आइजिया कैसिडी जंगल बॉय को इंजर्ड कर देंगे और जुरासिक एक्सप्रेस को आगे एडब्ल्यू के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर मैट हार्डी ने आइजिया कैसिडी के बिहाफ के ऊपर जंगल बॉय को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और इसका जवाब देते हुए जंगल बॉय ने कहा कि जंगल बॉय चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, पर इस मैच में एक सरप्राइजिंग चीज होने वाली है कि इस मैच में जंगल बॉय नहीं बल्कि आइजिया कैसिडी इंजर्ड होंगे। पर यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि जब तक जुरासिक एक्सप्रेस को वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच नहीं मिलता तब तक जुरासिक एक्सप्रेस ही वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर रहने वाले हैं। पर अगर प्राइवेट पार्टी को इस क्रिसमस के ऊपर कुछ नहीं मिलता तो प्राइवेट पार्टी जुरासिक एक्सप्रेस की टी-शर्ट खरीद सकते हैं, जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही। तो देखना पड़ेगा क्या कि जुरासिक एक्सप्रेस क्रिश्चियन केज और प्राइवेट पार्टी और मैट हार्डी के बीच में क्या क्या होता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक की डायनामाइट स्पेशल हॉलिडे बैश के मेन इवेंट का, जहां पर हम एमजेफ और एफटीआर मिलकर स्टिंग, डार्बी एलिन और सीएम पंक को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पर फनी चीजें थी कि यहाँ पर सीएम पंक भी फेस पेंट लगा रहे थे, जो कि देखने के लिए काफी फनी था। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच बिल्कुल वैसा मैच था जैसा कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम यूजुअली एडब्ल्यू कंपनी के 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर बहुत सारे फ्लिप्स और बहुत सारे किक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये 6 मैन टैग टीम मैच एकदम टेक्निकल मैच था और हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया स्टोरी टेलिंग भी देखने को मिली है, जहां पर पहले इस मैच के अंदर एफटीआर और एमजेफ ने मिलकर डार्बी एलिन के ऊपर अटैक किया और इसके बाद स्टिंग के ऊपर अटैक किया। लेकिन फाइनली जब सीएम पंक इस मैच के अंदर आ गए तब सीएम पंक ने इस मैच के अंदर एफटीआर और एमजेफ इन दोनों के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और माना कि एमजेफ और सीएम पंक दोनों ही इस मैच के अंदर थे, लेकिन एमजेफ और सीएम पंक कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए और एक टाइम के लिए सीएम पंक से बचने के लिए एमजेफ तो क्राउड के अंदर भी भाग गए थे, जो भी काफी फनी चीज थी। और सीएम पंक के मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे, पर एफटीआर ने इस मैच के अंदर चीटिंग कर सीएम पंक के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर एफटीआर मैच जीतने के लिए गई, लेकिन स्टिंग ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर दिया और माना कि स्टिंग के 62 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस मैच के अंदर स्टिंग ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और एक टाइम के लिए स्टिंग ने रिंग के बाहर एक डाइव भी लगाई। और इस सब के बाद फाइनली जब रिंग के अंदर सीएम पंक एमजेफ के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे तब जैसे कि डैक्स हार्वुड ने कहा था कि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर आकर डैक्स हार्वुड ने एमजेफ को बचाया, पर डैक्स हार्वुड खुद सीएम पंक से नहीं बच पाए और सीएम पंक ने डैक्स हार्वुड के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, जिसके बाद स्टिंग ने भी डैक्स हार्वुड के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और फाइनली डार्बी एलिन में डैक्स हार्वुड के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर डैक्स हार्वुड को पिन कर अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और हमें इस मैच के अंदर टेक्निकल रेसलिंग के साथ साथ बहुत ही बढ़िया स्टोरी टेलिंग भी देखने को मिली है, जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसी तरीके से स्पीकर डायनामाइट शो ऑफिस चला गया, जो डायनामाइट शो फिर एक बार मुझे ठीक ठाक डायनामाइट शो लगा, जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?